कल हमने थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स में 10 टेक्निक्स जो है हमने पढ़े थे, जिसमें लास्ट जो 3 टेक्निक थे, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ फोकसिंग था, दूसरे नंबर पर शेयरिंग परसेप्शन और तीसरे नंबर पर थीम्स आइडेंटिफिकेशन। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था कल। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो इसी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के हवाले से है, जो कि हमारे साथ टेक्निक नंबर 11 है, विच इज़ साइलेंस। साइलेंस क्या है, ये कौन सा टेक्निक है, इससे हम किस तरह से थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। साइलेंस मींस लेक ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ थेरेप्यूटिक रीजन। एक थेरेप्यूटिक बेस पर जो है, एक थेरेप्यूटिक बुनियाद पर जब हम एक ख़ास टाइम के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं, ठीक है, और अपने पेशेंट के साथ बातचीत नहीं करते, ठीक है, उनको जो है खामोश रखते हैं या उनको जो है सोचने के लिए मौका देते हैं, टाइम देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइलेंस कहते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि बाद औकात जब पेशेंट के सामने जो है नर्सेज आते हैं या स्टाफ आते हैं, तो पेशेंट जो है बिल्कुल वो नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल उनके जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है और एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो साइलेंस का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि जब नर्सेज आ जाते हैं, रूम में इंटर हो जाते हैं, पेशेंट को फेस कर रहे होते हैं, तो इस दौरान अगर नर्सेज ऐसा करे कि कुछ टाइम के लिए वो आ जाए और वो पेशेंट को डील करने के बजाय उनके जो फाइल्स है उसको एक मिनट के लिए देखे, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखे, उसको रीड करे, ठीक है, उसके बाद पेशेंट के इर्द गिर्द जो मेडिसिन होते हैं उसको देके, तो मतलब यह है कि नर्स जो है वो पेशेंट के साथ अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं और दोनों जो है बिल्कुल साइलेंट होते हैं और बिल्कुल खामोशी रह जाती है वहाँ पर। तो ये असल में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान जो है नर्स और पेशेंट को टाइम मिलता है अपने आप को तैयार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो साइलेंस जो है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कहा गया है कि सिटिंग विद अ क्लाइंट एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेटिंग इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अपने पेशेंट के रूम में एंटर हो गए हैं, ठीक है, आप पेशेंट के साथ अभी आपने बात स्टार्ट नहीं की हुई, लेकिन आप उनके साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, और जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो उनको, ठीक है, और उनके साथ कोई वर्बल बात नहीं कर रहे हो। तो इस ऑब्जर्वेशन के दौरान आप अपने क्लाइंट के जो बिहेवियर है उसको भी नोट कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी जान सकते हैं कि आपके पेशेंट जो है वो बात करने के मूड में है या नहीं। तो साइलेंस जो है ये हमारे साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की 11th क्या है, 11th नंबर करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसके बाद अगली जो टर्म है वो है सजेस्टिंग। सजेस्टिंग किसे कहते हैं? सजेस्टिंग से मुराद ये है कि आप अपने क्लाइंट को मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है उनको आप दे, ठीक है, उनको मुख्तलिफ जो है तजावीज़ जो है दे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सजेस्टिंग कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव आइडियाज़ फॉर द क्लाइंट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड सजेस्टिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आपकी जो कम्युनिकेशन का मकसद होता है वो आपके पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के जो आइडियाज़ है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एडवाइस अपने पेशेंट को देंगे। तो इन मुख्तलिफ किस्म के एडवाइस आइडियाज़ में जो एडवाइस या आइडिया आपके पेशेंट को आसान लगे, उनको पसंद आए, तो जाहिर बात है वो फिर आपसे उस आइडिया के बेस पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सजेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, कहते हैं कि हैव यू थॉट अबाउट रिस्पोंडिंग टू योर बॉस इन डिफरेंट वे व्हेन ही रेजेस दैट इशू विद यू, ठीक है। कहते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा है या क्या आपको कभी ऐसा ख्याल आया है कि जब आप अपने बॉस के साथ बातचीत कर रहे हो, ठीक है, और आपके बॉस आपके साथ किसी इशू पर बात कर रहे हो, तो आया वो आपके साथ मुख्तलिफ पेश आते हैं या नहीं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है या कभी आपने इस तरह से ख्याल किया है या नहीं?
तो ये असल में क्या है, ये आप असल में अपने पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि आया आपके जो बॉस है वो आपके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, आया आप उनके बिहेवियर से इरिटेट होते हैं या नहीं, आपके लिए वो बिहेवियर जो है नॉर्मल है। तो ये 12 नंबर जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सजेस्टिंग है। ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, जो कि हम एक दूसरे के साथ कायम करते हैं, और उन रिलेशनशिप के जो मकासद है वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ रिलेशनशिप की जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। सोशल रिलेशनशिप, जैसे कि इसके नाम से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, सोशल से मुराद हमारे जो माशरती ताल्लुकात होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, हमारे माशरे में लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हो रही होती है, जो बातचीत हम कर रहे होते हैं, ठीक है, और उस बातचीत के बिना पर उनके साथ हमारा एक ताल्लुक जो है वो बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। So a social relationship can be defined as a relationship that is primarily initiated with the purpose of friendship, socialization, enjoyment or accomplishment a task। ठीक है। सोशल रिलेशनशिप की अगर हम डिफिनीशन को करें तो सोशल रिलेशनशिप ये असल में हमारे साथ रिलेशनशिप की वो किस्म है जिसकी जो पहली बुनियाद होती है, या रिलेशनशिप के बनने का जो पहला मकसद होता है वो या तो दोस्ती करना होता है, ठीक है, या माशरे में अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए हम करते हैं, या एंजॉयमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को कायम करते हैं, या कोई ऐसा टास्क हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो, ठीक है, जो कि अकेले में बंदा नहीं कर सकता और उसके लिए उनको जो है लोगों की ज़रूरत हो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने ताल्लुकात को बढ़ाते हैं, और इसी तरह से फिर वो अपने टास्क को मिलजुल कर क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है जिसकी बुनियाद या फ्रेंडशिप हो, ठीक है, या माशरती ताल्लुकात को सवार करना हो, या इंजॉयमेंट करना हो, या अपने किसी टास्क को पूरा करने के लिए हम लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सोशल रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक है। Mutual needs are met during social interaction. There is no predetermined goals or focus in the relationship, and the continuation of relationship is not determined at the onset। ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो म्यूचुअल नीड्स होते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन में वो क्या होते हैं, वो पूरे होते हैं। जाहिर बात है, सोशियोलॉजी की डिफिनीशन हमने की है कि सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोसाइटी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इन विच humans being interact with each other and meet their needs which depend on each other। ठीक है। सोशियोलॉजी या सोसाइटी क्या है, सोसाइटी ये हमारे साथ लोगों का एक मजमुआ होता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो सारे लोग जो है वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोसाइटी कहते हैं। और सोसाइटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, सोशियोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको यही बात समझाई जा रही है कि सोशल रिलेशनशिप में हमारे जो बाहमी ज़रूरियात होते हैं तो वो एक दूसरे के ज़रिए सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए क्या हो जाते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से अगर इस के बारे में मैं आपको बताऊं तो सोशल रिलेशनशिप की जो डिफिनीशन है जो कि मैंने आपको बताई कि सोशल रिलेशनशिप दैट इज प्राइमरीली इनिशिएटेड विद द पर्पस ऑफ फ्रेंडशिप, सोशलाइजेशन, एंजॉयमेंट और अकम्पलिशमेंट अ टास्क इज कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप। तो ये डिफिनीशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, या ये दूसरा पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है कि सोशल रिलेशनशिप के ज़रिए हम अपने जो बाहमी ज़रूरियात होते हैं, म्यूचुअल नीड से मुराद बाहमी जो ज़रूरियात होते हैं तो वो क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं या पूरे हम करते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो है एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म है रिलेशनशिप की वो क्या है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप है। इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है, इंटीमेट रिलेशनशिप इसमें आपके जो ताल्लुकात होते हैं तो उन ताल्लुकात की जो बुनियादी वजह होती है, ठीक है,
वो आपकी क्या होते हैं, या तो आपके खूनी रिश्ते होते हैं, ठीक है, या आप जो दूसरे बंदे के साथ ताल्लुक बना रहे हैं, तो उसकी बुनियादी मकसद क्या होता है, उसका बुनियादी मकसद एक कमिटमेंट को पूरा करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक अभी चूंकि मेरी जो है वो शादी का उम्र है, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने लिए एक ढूंढता हूँ, ठीक है, तो उनके साथ अगर मेरे रिलेशनशिप होंगे तो जाहिरी बात है उसका जो बुनियादी मकसद होगा वो यही होगा कि हम क्या कर ले, शादी कर ले, ठीक है, हम परमानेंटली जो है एक हो जाए और हम अपनी एक फैमिली जो है ये बनाए। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटीमेट रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप। सही है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहता था। सो an intimate relationship is a relationship between two individuals committed to one another, ठीक है, caring for and respecting each other। इंटीमेट रिलेशनशिप ये असल में रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दो लोगों के दरमियान एक कमिटमेंट हुई होती है। वो कमिटमेंट केयर के हवाले से भी हो सकती है, ठीक है, इसी तरह से रिस्पेक्ट के हवाले से भी हो सकती है, और मुख्तलिफ पर्पजेज इसको हो सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर मैं एक बंदी से जो है अपना ताल्लुक जो है वो बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं उनको कहूँगा कि मैं आपका जो है हमेशा ख्याल रखूँगा, आपको खुश रखूँगा, आपको रिस्पेक्ट दूंगा, और जो आप कहेंगी वो मैं आपके लिए वो सारे विशेष जो है पूरी करूँगा, और चांद से जो है वो लाऊंगा और वो लाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से कमिटमेंट करके जो रिलेशनशिप हम कायम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप कहते हैं। सही है, समझ आ गई इसकी आपको क्या नहीं? Yes, sir. ओके, गुड गुड। Yes, sir. Good, good. An intimate relationship occurs between two individuals who have an emotional commitment to each other। वही बात आ गई कि इंटीमेट रिलेशनशिप जो है दो लोगों के दरमियान जो इंटीमेट रिलेशनशिप कायम होती है, तो इस रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो क्या होगी, आपके इमोशन होंगे, मतलब इसमें आपके जो जज्बात है वो शामिल होंगे। तो जो ताल्लुक है वो जज्बाती ताल्लुक होगा जो कि आपके फीलिंग से बिल्कुल मुंसलिक होगा, ठीक है। So those in an intimate relationship usually react naturally with each other। Often the relationship is a partnership between each member cares about the other needs for growth and satisfaction। इसी तरह से हमारे साथ जो इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, तो इंटीमेट रिलेशनशिप में जो दो लोग हैं एक दूसरे के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए वो प्यार के जज्बात रखते हैं, ठीक है। तो प्यार के जज्बात होने की वजह से वो फिर नेचुरली इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो क्या होता है, नेचुरल होता है। जैसे कि एक दूसरे का ख्याल रखना, ये एक दूसरे का ख्याल रखना ये क्या है, नेचुरल है। क्यों है, क्योंकि हमारे जज्बात एक दूसरे से मुंसलिक मुंसलिक हुए होते हैं, ठीक है। जो सामने वाला बंदा होता है वो हमें बहुत ज़्यादा अजीज होता है, और हम ये पसंद नहीं करते कि इनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, तो इस वजह से हम उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं ये हमारे साथ इंटीमेट रिलेशनशिप कहलाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, the intimate relationship focuses the basis for marriage and other partner type relationship। वही बात आ गई जो कि स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताई थी। एरिक एरिक्सन ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनके मुताबिक ये बात कर रहे हैं कि इंटीमेट रिलेशनशिप की जो बुनियाद है, ठीक है, या इसका जो गोल होता है वो क्या करना होता है, शादी बनानी होती है या मनानी होती है, ठीक है, और एक ख़ास किस्म की रिलेशनशिप को कायम करना होता है, ठीक है। इसको हम इंटीमेट रिलेशनशिप कहेंगे। फिर इसके बाद हमारे साथ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है। तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का तो आप सबको पता है कि एक ऐसी रिलेशनशिप जिसकी बुनियादी मकसद क्या होता है, जिसका बुनियादी मकसद अपने क्लाइंट के साथ एक ऐसे ताल्लुक को बनाना जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से डील करें, इसके साथ साथ हम उनको बेहतर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सके, उनकी जो ज़रूरियात है उसको हम पूरा कर सके, और इसके साथ साथ हमें अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए वो हमारे साथ वो दूसरा बंदा क्या करे, कोऑपरेट करे, हमारी हेल्प करे। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है इसको हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप
कहेंगे। सही है। So the therapeutic relationship between nurse and the client differ from both social and intimate relationship, and that the nurse maximizes inner communication skills, understanding of human behavior and personal strength in order to enhance the client growth। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होती है, तो पहली बात तो ये है कि ये सोशल और इंटीमेट रिलेशनशिप से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है तो ये सिर्फ पेशेंट और नर्सिस के दरमियान कायम होती है। ठीक है जी। इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम अपने जो इनर कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करते हुए अपने पेशेंट के जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करें। इसके साथ साथ उनके जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनकी जो कुव्वत बर्दाश्त है उसको हम क्या करें, अंडरस्टैंड करें, उसको हम आइडेंटिफाई करें और इसी तरह से अपने क्लाइंट की जो ग्रोथ है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसके बेस पर? इस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की बुनियाद पर। The focus of this interaction is on the client ideas, experiences, and feelings. In this, the interaction is purposefully established, maintained, and carried out with the anticipated outcome of helping the client to gain new coping and adaptation skills। अच्छा, अब हम जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कायम करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम अपने क्लाइंट के जो परसेप्शन है वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो क्या सफ़र कर रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को कायम करते हैं, जिसके बेस पर वो फिर अपने नर्सिस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब वो ट्रस्ट कर लेते हैं तो वो फिर क्लियरली, ओपनली अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो प्रॉब्लम है वो नर्सिस के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसी तरह से थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को डील करते हैं, उनको केयर देते हैं और इसी तरह से उनको नए स्किल सिखाते हैं, जिसके बेस पर वो फिर अपनी जो कोपिंग एबिलिटीज़ है और जो अडाप्टेशन स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर लेते हैं और वो फिर बेहतर तरीके से मुख्तलिफ सिचुएशन को कोप भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में वो फिर आसानी से एडजस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। हेल्पिंग रिलेशनशिप, नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे साथ किस किस्म की रिलेशनशिप है। हेल्पिंग रिलेशनशिप क्या है? हेल्पिंग रिलेशनशिप ये असल में हमारे साथ नर्सिस एज अ हेल्पर, nurses as a helper must be therapeutic since the goal is to enable the client to adopt as a unique individual to the stress being experienced। A helping relationship exists among people who provide and receive assistance in meeting human needs। ठीक है। हेल्पिंग रिलेशनशिप में क्या होता है? हेल्पिंग रिलेशनशिप में नर्सेज जो है एज अ हेल्पर के तौर पर रोल प्ले करते हैं और इसी तरह से अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके और नए इन्वायरमेंट में वो अपने आप को जो है उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हो। और इसी तरह से जब वो अपने आप को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करेंगे तो इसी तरह से उनके जो स्ट्रेसेस है जो कि वो सफ़र कर रहे होते हैं, जो कि वो फेस कर रहे होते हैं, तो उन स्ट्रेसेस से वो फिर आसानी से बाहर निकल पाते हैं। इसी तरह से हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है ख़ास तौर पर हम उन लोगों के लिए हेल्पिंग रिलेशनशिप को कायम करते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत हो, जो कि दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो। ठीक है। तो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, उनको हेल्पिंग रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। Therefore, need gratification occurred as a result of successful helping relationship between the nurse and client। और इसी वजह से फिर पेशेंट्स को जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। और इसी तरह से जब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इसके बेस पर फिर नर्सेज जो है एज अ हेल्पर के तौर पर अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, डील करते हैं और उनके जो नीड्स है उसको पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। हेल्पिंग रिलेशनशिप कंटेन many qualities of social relationship। They have common components of care, concern, trust and growth। ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट ये भी बताया गया है कि हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है ये सिमिलर है सोशल रिलेशनशिप की तरह। मतलब हेल्पिंग रिलेशनशिप में भी हमारे साथ ऐसे फैक्टर है जो कि सोशल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। तो हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है ये हमारे साथ सोशल रिलेशनशिप की तरह है, जिसमें हम क्या करते हैं, सोशल रिलेशनशिप में भी हम एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हम रिलेशनशिप को कायम करते हैं। इसी तरह से हेल्पिंग रिलेशनशिप में भी हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट की जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हम पेशेंट की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और इसी तरह से उनका जो ट्रस्ट और ग्रोथ है उसको हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ हेल्पिंग रिलेशनशिप कहलाती है। मजीद आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। नर्स क्लाइंट के दरमियान जो रिलेशनशिप कायम होती है तो इसके हमारे साथ कुछ कंपोनेंट है, ठीक है। अब वो कौन सी कंपोनेंट है, उसमें पहले नंबर पर आपके पास आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट आप सबको पता है, ठीक है, कि कैसे कहते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आपके साथ आते हैं एम्पति। एम्पति से क्या मुराद है, एम्पति से मुराद ये है कि आपके पेशेंट पर जो दर्द तकलीफ गुजर रही है, वो जो फेस कर रहा है, ठीक है, तो आप में ये एबिलिटी हो कि आप अपने क्लाइंट को इस बात की बावर कराए, इस बात की इंश्योरिटी उनको दे कि आपको जो तकलीफ हो रही है, आप पर जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आपके दर्द तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि बहुत ही मुश्किल होता है कि जो जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। मतलब उनके साथ हमदर्दी करना, ये क्या है, एम्पैथी कहलाती है। इसके साथ साथ वार्म, वार्म से मुराद खुश नरमी के साथ आप उनके साथ पेश आते हैं, ठीक है, खुश मिजाजी के साथ आप उनके साथ पेश आते हैं, हुस्न सलूक के साथ आप उनके साथ पेश आते हैं। तो इससे जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके साथ साथ जेन्युइननेस, जेन्युइननेस का तो मैंने कल आपको बताया था कि बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लालच के आप अपने पेशेंट को केयर दे, आप अपने पेशेंट का ख्याल रखें, उनको ट्रीटमेंट दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जेन्युइननेस कहेंगे। मतलब मुखलिस रहना, बगैर किसी मतलब कि आप उनके साथ मुखलिस रहे, ठीक है, तो इसको जेन्युइननेस कहेंगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है ट्रीटमेंट में, ठीक है। पेशेंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको कायम करने में कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है कि आप अपने क्लाइंट को इस बात की यकीन दहानी करें कि आपको जो है आपकी जो बातें हैं उसको जो है मैं राज में रखूँगा, किसी भी शख्स को जो है आपकी बातों के बारे में नहीं बताऊँगा। आपकी जो सेहत है उसके हवाले से मैं किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करूँगा, और आपकी जो बीमारी है उसको मैं प्राइवेट रखूँगा और आपकी प्राइवेसी का मुकम्मल तौर पर ख्याल करूँगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। रिपोर्ट दोबारा बताऊं, रिपोर्ट से मुराद ये है कि आप अपने क्लाइंट से डेटा लेते हैं, ठीक है, आप अपने क्लाइंट से डेटा लेते हैं, डेटा लेने के बाद आपके क्लाइंट के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको आप डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बारे में फिर आप अपने पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये मसले हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। इसके इसके अलावा आप रिपोर्ट होती हैं। अच्छा अच्छा, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट, रिपोर्ट, अच्छा अच्छा रिपोर्ट है, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी। आप आप एक मिनट वेट करें, मैं तो इसको रिपोर्ट समझ रहा था। तो वही बात है ना, ताल्लुक, आप अपने पेशेंट के साथ ताल्लुक बनाए, ताल्लुक बनाने के जो टेक्निक है वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए है कि किस तरह से हम रिलेशनशिप को कायम करेंगे। तो रिलेशनशिप को कायम करने के लिए हम उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। तो अगर हमारा ताल्लुक जो है वो अच्छा होगा तो हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे साथ फिर कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, हम पर ट्रस्ट करेंगे, और इसी तरह से जो नर्सिंग प्रोसेस है वो फिर इफेक्टिवली होगा, ठीक है।
ये ताल्लुक़ किसने बताया? आपका बहुत शुक्रिया हेल्प करने के लिए। इसी तरह से हेल्प किया करें, वरना बाज़ औक़ात जो है मुझे फिर ख़ुद से जो है वो सर्च करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया एक्टिव रहने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। तो इसकी समझ आ गई आपको? इन कंपोनेंट्स की समझ आ गई है? जी, जी, अक्सर रियाज़ आप क्या कहना चाहती हैं? अक्सर रियाज़। ओके, ओके, ओके। अक्सर रियाज़ आप कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं? सॉरी सर, मैंने अनम्यूट किया म्यूट किया हुआ था। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक हॉस्पिटल सेटअप में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं हुँ, और एक नर्स को डिफरेंट सिचुएशंस के साथ जो है वो मुकाबला करना पड़ता है। हुँ, तो अगर एक नर्स जो है वो ईआर में ड्यूटी कर रही है और उसका जो है एक पेशेंट ऐसा आया है जो कि अनअफोर्डेबल है, तो उस टाइम पे जो है वो एक नर्स अपनी एम्पैथी कैसे शो करवाएगी? लाइक हॉस्पिटल प्राइवेट है और वो जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे विदाउट बिलिंग, तो एक नर्स उस टाइम पे अपनी एम्पैथी कैसे शो करवाएगी? आप ज़रा दोबारा से क्वेश्चन दोहराएँ, मुझे सही समझ नहीं आई। सर, आप मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा है कि एक नर्स को जो है वो शुड बी एम्पैथी, लाइक बिल्कुल। पेशेंट के साथ जो है जो भी रिलेशन हो उसका जो भी एहसास और उसकी फीलिंग जो है वो अपनी जगह समझ के और अपने रख कर के उसको सोचना हुँ, चाहिए। हुँ, तो जब एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक पेशेंट जो है वो अनअफोर्डेबल है हुँ। और उस टाइम पे जो है वो नर्स अपनी जो है वो एम्पैथी कैसे शो करवाएगी? अच्छा जी। एक पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है, ठीक है? तो इमरजेंसी रूम में ज़ाहिर बात है, इमरजेंसी रूम में हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो पेशेंट आते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर बात है उनके एम्पैथी आप उनके साथ इस तरह से आप उनके साथ एम्पैथी कर सकते हैं कि इमरजेंसी के दौरान ज़ाहिर बात है एक नर्स नहीं होती, ठीक है? उनके साथ मतलब दूसरे स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो टीम मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर जो है वो क्या करते हैं, कुछ टीम मेंबर जो है वो अपनी ट्रीटमेंट उन्होंने कंटिन्यू रखी हुई होती है और कुछ टीम मेंबर जो है वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को उनको हौसला दे रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं, ठीक है? उनको उनके प्रॉब्लम के हवाले से बता रहे होते हैं, ताकि वो उस स्ट्रेस से निकल जाए जिसकी वजह से वो उस स्ट्रेस में आए हुए होते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम की वजह से जो स्ट्रेस उनमें पैदा हुई हो, ठीक है? तो उस प्रॉब्लम के हवाले से उनको बताएं कि आपका जो प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं है, इंशाल्लाह हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसी तरह से अगर पेशेंट जो है वो फीमेल है, तो फीमेल्स के लिए ज़्यादातर यहाँ पर फीमेल जो है वो क्या करते हैं, डीलिंग करती है, तो आप उनको एक टच दे सकती है, थेरेप्यूटिक टच के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि टच के भी हमारे साथ किस्म है और उस टच का ख्याल रखेंगे और उनको जो है वही टच देंगे, मतलब शोल्डर पर उनका हाथ रखकर या सर पर उनका हाथ रखकर कि हम आपकी केयर कर रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को जो है डील कर सकते हैं। सही है? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, गुड, थैंक यू। अच्छा जी, थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फेजेस। थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हमारे साथ फेजेस है। अब थेराप्यूटिक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का आप सबको पता है कि एक बंदा खुद से बातचीत कर रहा हो, ठीक है? वो अपने आप से बातचीत कर रहा हो। अक्सर औकात आपने देखा होगा या हम बजाते खुद भी अपने आप से बातचीत कर रहे होते, शीशे में खड़े होकर या खुद के साथ बातचीत कर रहे होते, किसी बात को डिस्कस कर रहे होते, तो इसको हम इंट्रापर्सनल कहेंगे। इंटरपर्सनल से मुराद ये है कि दो लोगों के दरमियान जो बातचीत हो रही होती है, तो उसको हम इंटरपर्सनल
कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज में ये आया हुआ भी है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से मुराद ये है कि दो लोगों के दरमियान जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होती है तो उसको हम इंटरपर्सनल थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहेंगे। तो इसके हमारे साथ फेजेस है, उन फेजेस के हवाले से अब हम डिस्कशन करेंगे। सो the therapeutic interpersonal relationship is the mean by which the nursing process is implemented. Task of the relationship has been categorized into four phases. थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये असल में हमारे साथ एक मीन है, एक जरिया है जिसके जरिए नर्सेज जो है नर्सिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो नर्सिंग प्लानिंग उन्होंने की होती है तो उस नर्सिंग प्लानिंग को वो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इसी थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बुनियाद पर उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हमारे साथ फोर फेजेस है, उन फोर फेजेस को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सही है। तो मैं बात कर रहा था थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के फेजेस के बारे में। तो इसमें पहला नंबर पर हमारे साथ जो मेजर नर्सिंग गोल्स इन डिफरेंट फेजेस, मुख्तलिफ फेजेस में हमारे साथ जो नर्सिंग गोल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ प्री इंटरेक्शन फेज है। प्री इंटरेक्शन फेज, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्री मीन बिफोर, इंटरेक्शन मीन आमना सामना, और फेज मतलब मरहला। तो प्री इंटरेक्शन फेज से मुराद ये हमारे साथ वो फेज होता है जिसमें नर्सेज जो है अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने से पहले अपने लिए जो सवालात है उसको तैयार करते हैं, अपने बारे में वो क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं कि किस तरह से मैंने अपने पेशेंट का सामना करना है, किस तरह से मैंने अपने पेशेंट के साथ बातचीत करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, वो अपने आप को तैयार करते हैं। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, इस फेज को हम प्री इंटरेक्शन फेज कहते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लोर सेल्फ परसेप्शन ऑफ बोथ नर्स एंड क्लाइंट, इसमें दोनों नर्स और क्लाइंट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने से पहले क्या करते हैं, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करते हैं मुख्तलिफ सवालात के लिए। नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि मैंने कैसे सवालात करने हैं, कौन से सवालात करने हैं, और किस टोन में मैंने सवालात करने हैं। और इसी तरह से क्लाइंट जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करते हैं कि मैंने किस तरह से बात को शुरू करनी है, कौन से प्रॉब्लम मुझे हो रहे हैं जिसके बारे में मैंने अपने नर्स को इन्फॉर्म करना है। तो ये सब कुछ जो है प्री इंटरेक्टिव फेज में होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्री इंटरेक्शन फेज कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा फेज आता है वो क्या है, वो ओरिएंटेशन फेज है। ओरिएंटेशन फेज क्या है, ओरिएंटेशन फेज ये असल में हमारे साथ वो फेज होता है जिसमें नर्स और पेशेंट फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं, और इसमें ज़्यादातर नर्सिस क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्लाइंट को, ठीक है, और अपना आप जो है वो मुतारिफ कराते हैं क्लाइंट को, ताकि उनका जो ट्रस्ट है वो हम पर बिल्ड हो, ताकि वो हम पर ट्रस्ट करना शुरू करे और हमारे साथ कोऑपरेट करना शुरू करे। तो ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रिपोर्ट एंड फॉर्मुलेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरवेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है जो कि मैंने आपको बताया कि नर्सेज क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, पेशेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने प्रॉब्लम के हवाले से क्या करते हैं, अपने नर्सेज को बताते हैं, और इसी तरह से नर्सेज जो है उन प्रॉब्लम्स को सुनते हुए उसके लिए एक मुकम्मल प्लानिंग करते हैं कि हमने इस तरीके से क्या करनी होगी, ट्रीटमेंट करनी होगी। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरे नंबर पर जो फेज आता है उसको हम वर्किंग फेज कहते हैं। वर्किंग फेज क्या है, नाम से पता चल रहा है, इसमें नर्सेज जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं जिसमें वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा को लेकर डिजीज को डायग्नोज करते हैं, उसके लिए नर्सिंग प्लानिंग करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेशेंट पर, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी इवॉल्वेशन करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है, लास्ट फेज है, उसको हम टर्मिनेशन फेज कहते हैं। टर्मिनेशन फेज ये असल में हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है थेरेप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, जिसमें हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि हमने अपने क्लाइंट के लिए जो प्लानिंग की थी तो आया उस प्लानिंग में हम कामयाब हो गए हैं या नहीं, आया हमारे क्लाइंट की जो सेहत है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं।
अगर आ रही हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही हो तो फिर हम दोबारा से इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस है जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा से मैं आपको समराइज कर लेता हूँ। प्री इंटरेक्शन फेज किसे कहते हैं? प्री इंटरेक्शन फेज से मुराद वो फेज है जिसमें नर्स और पेशेंट का एक दूसरे के साथ आमना सामना होने से पहले वो अपने आप को जहनी तौर पर क्या करते हैं, इंटरेक्शन के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्री इंटरेक्शन फेज कहते हैं। ओरिएंटेशन फेज वो फेज होता है जिसमें नर्स और क्लाइंट जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उनकी मीटिंग हो जाती है और एक दूसरे को वो अपनी इंट्रोडक्शन कराते हैं और एक दूसरे को जो है अपनी तारुफ कराते हैं और इसी तरह से ट्रस्ट एक दूसरे के लिए वो क्रिएट करते हैं जिसके बेस पर वो एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर करते हैं। तीसरा फेज वर्किंग फेज है जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, जो डेटा उन्होंने गैदर किया होता है तो उसके लिए एनसीपी बनाकर, नर्सिंग केयर प्लान बनाकर वो क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से चौथा फेज टर्मिनेशन फेज है जिसमें नर्सेस इवॉल्वेशन करते हैं अपनी नर्सिंग केयर प्लानिंग प्रोसेस की, कि जो केयर उन्होंने अपने पेशेंट्स को दिए हैं आया उससे उनके पेशेंट के सेहत पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं या नहीं। तो ये हमारे साथ क्या कहलाएगी, टर्मिनेशन फेज कहलाएगी। सही है, ओके। मजीद अब इसको वन वन करके मजीद डिस्कस करेंगे। प्री इंटरेक्शन फेज इन्वॉल्व प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट इनकाउंटर विद द क्लाइंट। वही बात है कि ये हमारे साथ वो फेज होता है जिसमें क्लाइंट के साथ मीटिंग करने से पहले नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करते हैं, उनके लिए क्वेश्चनियर्स तैयार करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपने पेशेंट से करने हैं। तो इसको हम प्री इंटरेक्शन फेज कहते हैं। इस फेज में नर्सिस का काम क्या होता है, टास्क क्या होता है, वो यही होता है कि एक्सप्लोर ऑन फीलिंग्स, fantasies and fears, analyze on professional strength and limitation, gather data about patient whenever possible and plan for first meeting with the patient। ठीक है, with the patient। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि नर्स जो है अपने आप को तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए जाहिर बात है जब आप पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हो तो उस टाइम जो है आप थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, थोड़ा सा आपको डर भी लग रहा होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरह से आप लोगों ने बिहेव करना है। तो किसी से मिलने से पहले आप जहनी तौर पर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, अपने अंदर जो खौफ होता है उस खौफ को आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अपनी जो कुव्वत है, ठीक है, अपनी जो लिमिटेशन है उसको क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ मुझ में ये ताकत है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये सब कुछ हम किस फेज में करते हैं, ये सब कुछ हम प्री इंटरेक्शन फेज में करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा फेज ओरिएंटेशन। जी, ओरिएंटेशन फेज या इंट्रोडक्टरी फेज ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है। इसमें जब नर्स और पेशेंट के दरमियान मीटिंग शुरू हो जाती है तो मीटिंग के शुरू होते ही सबसे पहले नर्स जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं इस हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रहा हूँ और आज जो है मेरी जो ड्यूटी है वो आपके साथ है और आज की जो ड्यूटी है वो मेरे 8 बजे से लेकर 1 बजे तक है या 2 बजे तक है और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जितना भी काम होगा, जितनी भी आपके नीड होंगे उसको मैं पूरा करूँगा। तो आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने मुझसे रब्ता करना है, मुझसे कांटेक्ट करना है और अपनी प्रॉब्लम जो है मेरे साथ आपने शेयर करने हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नर्सिस अपना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसी तरह से वो अपने पेशेंट से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है या उनके नाम को आप सेलेक्ट करते हैं कि आपका नाम जो है फरा है या आपका नाम जो है राबिया है या आपका नाम जो है अक्सा है। ठीक है, या जो भी है तो उनके नाम को आप कंफर्म कर लेते हैं। फिर उनकी जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से आप उनसे डेटा जो है ले लेते हैं। तो ये सब कुछ हम किस फेज में करते हैं, ओरिएंटेशन फेज भी आप इसको कह सकते हैं या इसको आप इंट्रोडक्टरी फेज भी कह सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर नर्सिस का जो काम होता है वो क्या होता है, वो यही होता है कि क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रपोर्ट। ठीक है,
नर्सिस के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो यही होता है कि वो एक ऐसा माहौल अपने पेशेंट को दे, ऐसा इन्वायरमेंट अपने पेशेंट को दे जिसमें वो पेशेंट जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, अपने आप को रिलैक्स फील करे। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक रूम है, उस रूम में प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर रोशनी हो, ठीक है, इसी तरह से वहाँ पर किसी किस्म का शोर शराबा ना हो, ठीक है, इसी तरह से वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो, इसी तरह से जो नर्स और पेशेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इससे पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा, और इसी तरह से इसी इन्वायरमेंट की वजह से एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, वो जो है अपने नर्स पर करने लग जाएंगे। फिर दूसरा काम क्या होता है इस फेज में नर्सेज का, गैदरिंग असेसमेंट इंफॉर्मेशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट डेटाबेस, ठीक है। दूसरा काम नर्सेज का ये होता है कि वो अपने पेशेंट की क्या करते हैं, अपने पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने पेशेंट से। तो अपने पेशेंट से इसमें डेटा कलेक्ट करना ये नर्सिस का काम होता है। इसके साथ साथ आइडेंटिफाइंग क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट जो है किसी तकलीफ के साथ आए हुए है तो हम उनके जो साइन सिम्टम्स है उसको देखेंगे और उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पेशेंट पर इस वक्त क्या बीत रही है। आया ये पेशेंट जो है इस दर्द को मजीद आने वाले 5 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकेगा, 10 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकेंगे, 15-20 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम मालूम करने की कोशिश करते हैं और उनकी वीकनेसेस जो है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसके साथ साथ नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। जाहिर बात है जो डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी डेटा से फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस से मुराद पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को मालूम करता है। एक्चुअल प्रॉब्लम से मुराद ये है कि पेशेंट को मौजूदा टाइम पर जो प्रॉब्लम लाहक हुई है तो उसको हम एक्चुअल प्रॉब्लम कहते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम से मुराद वो प्रॉब्लम जो कि उनको अभी तो फिलहाल इस टाइम हुई नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देर करेंगे तो वो पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है वो भी उनको हो सकती है, उनको लाहक हो सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसको हम पोटेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सिटिंग गोल्स दैट आर म्यूचुअली एग्रीबल टू नर्स एंड क्लाइंट, ऐसे नर्सिंग प्लानिंग हम करेंगे जिस पर नर्स और क्लाइंट दोनों जो है एग्री करते हो, दोनों जो है वो उसको मानते हो। तो जब दोनों एग्री करेंगे तो जाहिर बात है फिर ट्रीटमेंट के दौरान नर्स और क्लाइंट जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग फीलिंग्स ऑफ बोथ नर्स एंड क्लाइंट, नर्स और क्लाइंट दोनों जो है अपने फीलिंग्स को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो ये हम ओरिएंटेशन फेज या इंट्रोडक्टरी फेज में ये काम करते हैं।